कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मज़े में? मित्रों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 7 में निबंध पढ़ने वाले हैं। निबंध लेखन बहुत ज़रूरी है। हमें कोई भी विषय पे कुछ लिखना हो तो उसे निबंध कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिल में बहुत सी बातें होती है किसी विषय के बारे में, पर हम लिख नहीं पाते, अथवा तो उसको कैसे लिखना है हम लिख तो देते हैं, लेकिन वो निबंध का सही रूप में हम नहीं लिखते। तो मित्रों, हिंदी विषय में, हिंदी साहित्य में निबंध के कई प्रकार हैं। कोई भी विषय उसके प्रकार के अनुरूप इस निबंध को लिखना चाहिए। आज हम निबंध के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें निबंध लिखने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले निबंध लिखने के कुछ नियम हैं। इस नियम को हम अच्छी तरह से जान लें। तो मित्रों, सबसे पहले हमें शीर्षक से संबंधित पूरी अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जो शीर्षक, जो विषय के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं, उसका एक शीर्षक बना लें और इस शीर्षक को पढ़ लें। इस स्टोरी को हम पढ़ लें, अपने दिमाग में सोच लें कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और जो विषय के बारे में हम सोचते हैं, लिखने वाले हैं, इसके अनुरूप ही सब कुछ सोचें। अगर हम वर्षा ऋतु निबंध के बारे में कुछ सोचते हैं कि चलो मैं वर्षा ऋतु के बारे में कुछ लिखूं, तो हम सिर्फ वर्षा ऋतु के बारे में सोचेंगे और दूसरे विषय के बारे में नहीं सोचेंगे। तब जाकर हम अच्छी तरह से अपनी सोच के साथ निबंध लिख सकेंगे। दूसरी बात यह कि जो भी विषय रहे उसी से संबंधित भाषा और शैली का प्रयोग करें। हम कोई ऐतिहासिक निबंध लिखते हैं तो उसकी भाषा शैली भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। अगर कोई हम प्रकृति के विषय में कोई निबंध लिखते हैं, जैसे कि नदी के बारे में लिखेंगे, पृथ्वी के बारे में, आकाश के बारे में, पर्वत पहाड़, जो कुदरती सौंदर्य है उसके बारे में कुछ लिखेंगे, तो इसके संबंधित ही भाषा और उसकी शैली होनी चाहिए। तो जो विषय है उस विषय के बारे में उसके संबंधित भाषा और शैली का प्रयोग करना चाहिए। अगली बात ये ध्यान में रखनी है हमें मित्रों, निबंध लिखते वक्त, कि हर नई बातों के लिए एक नया अनुच्छेद चाहिए। हमें नया पैराग्राफ, जिसे गुजराती में फकरा बोलते हैं। निबंध लिखते वक्त जो नई नई बातें हमारे दिमाग में आती है उसको हम लिखते हैं, तो उसके लिए हमें एक अलग पैराग्राफ लिखना होगा, तभी जाकर हम एक अच्छा निबंध लिख सकेंगे। और एक बात है कि यदि निबंध किसी ऐसे विषय पर है जिसकी कोई कविता की पंक्ति से जुड़ी है, तो उस पंक्ति को आप कविता में लिख सकते हैं। हाँ, कोई નિબંધ, જેમ કે ગુજરાતીમાં આપણે એક નિબંધ છે કે માતા વિશે નિબંધ લખવાનો હોય, અથવા તો એક જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ, આ વિષય ઉપર, આ કાવ્ય પંક્તિ ઉપર આપણે નિબંધ લખવાનો હોય, તો એ નિબંધની અંદર આપણે એક કવિતાને पंक्ति और एक कविता ने लगती ज बातों लखीशुं। यदि कोई मुहावरा याद है विषय से संबंधित, तो उसे भी लिख सकते हैं। हिंदी भाषा में हमने पढ़ा है कि मुहावरा, लोकोक्ति, कहावतें, ये सब आता है। तो जब हम निबंध लिखते हैं तो हमें कोई मुहावरा याद आता है, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग भी निबंध में कर सकते हैं, लेकिन वो उसके विषय से संबंधित होना चाहिए। इस विषय से अलग मुहावरा नहीं लिख सकते। अब हम बात करेंगे कुछ बातें, ऐसी बातें जो हमें निबंध लिखते समय ध्यान में रखना है। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले तो विषय के संबंध में ही सब कुछ लिखे, अर्थात लेखन विषय अनुकूल होनी चाहिए। जिस विषय में हम निबंध लिखते हैं उसी विषय के बारे में हम
लिखेंगे। जो कुछ लिखे वो उस विषय के बारे में लिखेंगे। विषय के अनुकूल ही लेखन कार्य होना चाहिए। 3 भागों में बांटने के लिए भाग 1 या भाग 2 नहीं लिखना है। इसके लिए हम एक पंक्ति छोड़ दिया करते। निबंध हमें 3 भाग में लिखना है, लेकिन इसमें हम लिखेंगे नहीं कि ये भाग 1 है और ये भाग 1 लिख दिया तो अब दूसरा भाग, ऐसे नहीं लिखना है। सिर्फ एक भाग लिख लिया तो एक लाइन छोड़ देना है, मतलब एक पंक्ति छोड़ देना है और दूसरी पंक्ति के दूसरा भाग लिखने की शुरुआत करनी है। कभी भी अनावश्यक विस्तार नहीं करना है। जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें जो आवश्यक वस्तु है, विषय वस्तु है, इसका ही हम उल्लेख करेंगे। जिस वस्तु विषय की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भाषा, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य हम इसमें नहीं लिखेंगे। किसी भी बातों को दोहराना नहीं। एक बात एक बार कह दी तो दूसरी बार वही बात हम नहीं लिखेंगे। निबंध लिखते वक्त हमें खास ध्यान रखना है कि एक ही बात दूसरी बार नहीं दोहरानी। जिस व्यक्ति को भूमिका और अंत अच्छी होती है उन्हें निबंध में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। निबंध लिखने की सबसे पहले पूर्व भूमिका जो होती है, निबंध लिखने से पहले हम एक पैराग्राफ छोटा सा लिखते हैं, वो पूर्व भूमिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो हम अच्छी प्रस्तावना और अंत उसका अच्छा होना चाहिए निबंध का। जिस विद्यार्थी ने निबंध लिखा है उस विद्यार्थी ने अच्छी भूमिका बांधी है और अंत भी अच्छी तरह से लिखा है तो उसको निबंध में अच्छे अंक गुण प्राप्त होंगे। लिखने के पश्चात एक बार लेखन को जरूरी पढ़े। हाँ, निबंध लिख दिया और सर को दिखा दिया कि नहीं चलो अब लिख के हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। निबंध आप लिख लो, लिखने के बाद आप एक बार अच्छी तरह से पढ़े। कहीं आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारें। इसलिए निबंध लिखने के बाद हमें एक बार उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमारी गलती सुधारना है और फिर हमें उसका जो प्रयोग करना है वो करेंगे। अब निबंध को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो उसका जो पहला भाग है निबंध लिखने की शुरुआत में, तो उसे भूमिका या आरंभ कहते हैं। तो सबसे पहले भाग में निबंध का परिचय दिया। पहला भाग है उसमें निबंध का परिचय दिया जाता है। परिचय बिल्कुल आकर्षित होना चाहिए, निबंध पढ़ने वाले को आकर्षित कर दे, ऐसा कुछ परिचय निबंध का होना चाहिए। आरंभ जितना अच्छा होता है निबंध उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर आप आरंभ अच्छा नहीं करेंगे तो निबंध अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। दूसरा कि आरंभ अच्छा होने से लोगों के मन में उत्सुकता जगती है। अगर कोई निबंध पढ़ता है तो उसका आरंभ अच्छा होगा तो उसको अब उत्सुकता होगी कि मैं आगे पढ़ूं। लेकिन अगर हमने शुरुआत में ही कुछ अच्छा नहीं लिखा तो पढ़ने वाले को उत्सुकता नहीं होगी और वो पूरा निबंध नहीं पढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि आरंभ अच्छा होना चाहिए निबंध लिखने का, और उसमें किसी भी काव्य पंक्ति से भी आप आरंभ कर सकते हैं। शुरुआत काव्य पंक्ति से भी कर सकते हैं। तीसरा है मध्य, जो उसका मध्य भाग होता है। तो ये दूसरे भाग में विषय के बारे में विस्तार से लिखें। जो विषय कथा वस्तु मेन होती है वो निबंध के बीच में ही आती है, मध्य भाग में आती है। जिस विषय के बारे में हम लिखते हैं उसको विस्तार से हमें मध्य भाग में लिखना है। पहले भाग में हम आरंभ लिखेंगे, मध्य भाग में उसका विस्तार से लेखन करेंगे और वो क्रम अनुसार होना चाहिए। और एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ जुड़ जाए इस तरह हमें लिखना चाहिए। और तीसरा है अंतिम जो भाग होता है उसे अंत कहते हैं। इसमें हम समापन अच्छी तरह से करना है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, एक कहावत है, जिसका जन अंत सारो एनो वधु सारो। तो हमें जो निबंध लिखते हैं उसके अंत में बहुत अच्छी तरह से, अंत मज़ेदार तरह से हम लिखेंगे तो ही हमारा निबंध अच्छी तरह से लोग पढ़ेंगे। तो हमने ये तो समझ लिया कि निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध लिखने के पहले हमें उसके नियम है, उस नियम को पढ़ लेना है। उस नियम के तहत हम निबंध लिखेंगे और निबंध लिखने से जो जो सावधानियां बरतनी है ये हमने इसकी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। और 3 भाग में इस तरह निबंध लिखने चाहिए। पहले भाग में आरंभ यानी कि पूर्व भूमिका, दूसरे भाग में
जो भी कथा वस्तु है, निबंध की विषय वस्तु है, उसके बारे में विस्तार से लिखेंगे। और अंत भाग है उसका, आखिर में वो मज़ेदार तरह से अंत भला तो सब भला कहावत के अनुसार हम अच्छी तरह से उसका समापन करेंगे, तभी हमारा निबंध अच्छा होगा। तो मित्रों, वर्षा ऋतु के मौसम है। कक्षा 7, 8 दोनों में वर्षा ऋतु निबंध परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम वर्षा ऋतु के बारे में 100 शब्दों का एक निबंध लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। वर्षा ऋतु का निबंध कैसे लिखा जाता है? वैसे तो हम सबको पता है वर्षा ऋतु कब आती है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्यौहार आते हैं, वर्षा ऋतु से हमें क्या फ़ायदा होता है। कभी कभी वर्षा ऋतु में ज़्यादा बारिश के कारण हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। फिर भी वर्षा ऋतु हमारे जीवन में एक बहुत महत्व की ऋतु है, तो उसके बारे में हम निबंध लिखेंगे। सबसे पहले हम उसकी पूर्व भूमिका बांधेंगे। आरंभ कैसे करते हैं देखिए। भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। ऋतु एक नहीं है, ऋतु 3 है। तो तीनों ऋतु का हमें नाम नहीं लिखना है, लेकिन उसका क्रम है तो हमें लिखना है कि भारत में ऋतुओं का सुंदर क्रम है। यहाँ सभी ऋतुओं का महत्व है, पर वर्षा ऋतु का तो कहना ही क्या। तीनों जाड़े की ऋतु, गर्मी की ऋतु, जाड़े की मतलब सर्दी की ऋतु, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શિયાળાની ઋતુ, ગરમીની ઋતુ એટલે કે ઉનાળાની ઋતુ, અને વર્ષા ઋતુ વરસાદની ઋતુ। તો ત્રણે ત્રણ ઋતુનું આપણા જીવનમાં મહત્વ છે, પરંતુ વર્ષા ઋતુનું તો કંઈક ખાસ અલગ મહત્વ છે। अब हम पैराग्राफ करके आगे लिखेंगे कि वर्षा के पहले ग्रीष्म ऋतु में तेज धूप पड़ती है। पूर्व भूमिका हम बांधते हैं कि वर्षा ऋतु से पहले क्या होता है, तो तेज धूप पड़ती है। गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में तेज धूप पड़ती है, गर्मी के मारे लोग बेचैन हो जाते हैं। तालाब, नदी, नाले सब सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सब मुरझा जाते हैं, पशु पक्षी गर्मी में व्याकुल हो उठते हैं, सारी पृथ्वी पर सूनापन छा जाता है। ग्रीष्म की ऋतु हम दोपहर को जब बाजार से निकलेंगे तो हमें पता चलेगा कि सब एकदम सन्नाटा छा जाता है। तो ये हमारी पूर्व भूमिका है। वर्षा ऋतु के बारे में हमें लिखना है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, तो वर्षा ऋतु की इसका महत्व के बारे में बात करेंगे और वर्षा ऋतु से पहले क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। अब हम मिडिल भाग में, मध्य भाग में वर्षा ऋतु का विस्तार से वर्णन करेंगे इस निबंध में। लेकिन वर्षा का आगमन होते ही वातावरण बदल जाता है। क्या होता है? वर्षा ऋतु का आगमन होते ही वातावरण में चेंज आ जाता है, वातावरण बदल जाता है। आकाश में काले काले बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। क्या होता है वर्षा ऋतु में? आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और गड़गड़ाहट, जो बारिश की जो आवाज़, जो बादलों के एक बीजा के घर्षण के कारण जो आवाज़ आती है उसे गड़गड़ाहट बोलते हैं। तो क्या होता है? वातावरण बदल जाता है, आकाश में काले काले बादल छा जाता है और उससे गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। बिजली चमकने लगती है और बरसात की बौछार शुरू हो जाती है। क्या होता है? बिजली चमकने लगती है और बरसात की बूंदें धरती पर पड़ने शुरू हो जाती है। नदी नाले तालाब आदि भर जाते हैं। क्या होता है? बहुत बारिश आने के कारण नदी नाले जो सूख गए थे, तालाब जो सूख गए थे, वो भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। पौधे लहला उठते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी लहला उठते हैं। पेड़ झूमने लगते हैं, पेड़ में जान आ जाती है। जो पेड़ सूख गए होते हैं उस पेड़ में बारिश की बूंदें पड़ने से क्या होता है? पेड़ मानो झूमने लगते, वो आनंदित हो जाते हैं। बागों में फिर से हरियाली छा जाती है। जो बाग एकदम सूख सा हो जाता है तो उसमें भी हरियाली छा जाती है, छोटे छोटे घास भी उगने लगता है। मोर खुशी से नाचने लगते हैं। हम देखते हैं अक्सर कि पशु पक्षी और प्राणियों भी उसका असर होता है। वर्षा ऋतु का मोर है वो गुजरातीમાં આપણે કહીએ તો કળા કરીને નાચવા લાગે છે। મેંઢકો की ટર ટર સુનાઈ દેતી है, દેડકાઓ બોલવા લાગે છે, ટર ટરનો અવાજ આપણને સંભળાતો હોય છે।
आकाश में मनोहर इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, जो मेघधनुष्य जिसे हम कहते हैं, जो सप्तरंगों का एक चक्राकार हमें दिखाई देता है कि वो क्या होता है, बारिश की जो बारिश के तरंग है, बारिश के अंदर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, इसके लिए हमें मेघधनुष्य के दर्शन भी होते हैं। वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्यों नहीं? वर्षा ऋतु है तो बच्चे क्या होते हैं, वो बारिश में भीगने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसानों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगर बारिश आएगी तो किसान अपने खेत में हल चला पाएंगे और नई फसल का उत्पादन कर पाएंगे, तो किसानों की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वे अपने खेतों में हल चलाते और खुशी के मारे वो अपने खेतों में अपने बैल लेकर, अपने जो औजार है खेती के औजार लेकर वो खेत में चलते हैं और वहाँ अपनी खेती का कामकाज शुरू करने लगते हैं। वर्षा ऋतु में रक्षाबंधन, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी ऐसे बड़े बड़े त्यौहार भी आते हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी ये सभी त्यौहार वर्षा ऋतु में आते हैं। अब वर्षा ऋतु में त्यौहार आते हैं तो हमें देखा, अब कुछ नुकसान भी होता है। कभी कभी अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाती है, कभी कभी जो पूर्व आता है, होनारत आती है, बहुत ज़्यादा बारिश जिसे अतिवृष्टि हम कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जब बारिश आती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। इससे बहुत नुकसान होता है, हमारे गांव में पानी घुस जाता है, घर में पानी घुस जाता है, कच्चे पक्के मकान गिर जाते हैं, हमारे जो फसल है, हमारी फसल है, वो फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी बहुत सी मुसीबतें भी आती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लिए वर्षा ऋतु बड़ी उपयोगी है। फिर भी वर्षा ऋतु के बिना जीवन अधूरा है। अगर वर्षा ऋतु ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी नहीं आएगा तो हम जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? सृष्टि के सभी जीव पानी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए वर्षा ऋतु बहुत ज़रूरी है। और हमारे खाने पीने के लिए भी वर्षा ऋतु बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्षा नहीं आएगी तो क्या होगा? अनावृष्टि होगी, और अनावृष्टि के कारण खेत में कुछ फसल नहीं होगी, हमें खाने के धान्य, अनाज जो भी है वो हमें बहुत उसमें हम बहुत मुसीबत से हमें मिलेंगे। तो कुछ नुकसान भी हमें ज़रूर होता है वर्षा ऋतु में, अगर ज़्यादा बारिश आती है तो, लेकिन उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो मित्रों, कैसा लगा आपको निबंध वर्षा ऋतु का? आप भी इस वर्षा ऋतु के मौसम में अपने घर पे होमवर्क के रूप में, गृह कार्य के रूप में वर्षा ऋतु का निबंध स्वच्छ और सुंदर अक्षर से लिखेंगे, और जब भी आपको स्कूल में बुलाएंगे 14 जुलाई के बाद, खास ध्यान रखें, 14 जुलाई के बाद आपको जब स्कूल में बुलाएंगे अपना लेसन चेक कराने के लिए, तो चौक्कस हम यहाँ से जो भी आपको गृह कार्य होमवर्क देते हैं वो घर बैठे लिखेंगे, उसको तैयार करेंगे और अपने पास रखेंगे और पढ़ेंगे। अब हम जब अगली बार मिलेंगे मित्रों, तब कोई और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप वर्षा ऋतु के बारे में सोचें, वर्षा ऋतु के बारे में निबंध पढ़ें, वर्षा ऋतु में जो बारिश का जो मज़ा है उस मज़ा का आनंद उठाएं और अपना ख्याल रखें। तो मित्रों, आओ जो, बाय बाय।